नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जंतर मंतर विवाद पर पीएम मोदी का पहला बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। गालियां कभी समाधान नहीं होती, पीएम मोदी का ये बयान है और युवाओं को सजा नहीं माफ करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और संवाद और संयम का संदेश, नफरत पर चोट और अभद्र भाषा पर पीएम मोदी की बड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई कथित अभद्र भाषा पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि गालियां कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो युवा उनके और उनकी दिव्यांग मां के खिलाफ अपशब्द बोल रहे थे, वो उन्हें दंडित नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें क्षमा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे युवाओं को सजा देने के वजह समाज और परिवार की जिम्मेदारी है और उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अभद्र भाषा और नफरत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री का ये बयान जंतर मंतर पर हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शन और उससे जुड़े विवाद के बीच आया है, जहां पर कथित तौर पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे और इस मामले में पहले एक युवती के खिलाफ 0 एफआईआर भी दर्ज की गई थी और अब मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री के इस संदेश को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगस्त के पहले दिन ही एलपीजी पर बड़ी राहत मिली है। कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए तक हुआ सस्ता। होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों को मिलेगा फायदा और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में फिर कोई बदलाव नहीं है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अगस्त के पहले ही दिन बड़ा ये इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगस्त महीने की शुरुआत जो है कारोबारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान कर दिया है। नई दरें 1 अगस्त 2026 यानी कि आज से पूरे देश में लागू हो गई हैं और ताजा संशोधन के अनुसार दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए और मुंबई में 199.50 पैसे और चेन्नई में 203.50 रुपए तक के सस्ते हो गए हैं। और इस कटौती में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और साथ ही चाय नाश्ते की दुकानें अब व्यवसाय प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसका संचालन मुख्य रूप से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर करता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे कारोबारियों की परिचालन लागत जो है कम होगी और इसका लाभ आगे चलकर ग्राहकों तक भी पहुंच सकता है। हालांकि आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस बार भी कोई भी राहत नहीं मिली है और 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिलते रहेंगे और हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों, डॉलर, रुपए और साथ ही विनिमय दर और अन्य व्यवसायिक कारकों की समीक्षा के बाद से नई दरें जारी करती है। और इस बार कंपनियों ने केवल कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए हैं, बल्कि घरेलू और उपभोक्ताओं को कीमतों में कटौती के लिए भी अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि नीरज ने एक बार फिर से अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि नीरज की प्रतिबद्धता, मेहनत और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरा देश उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। और ऐसे में आयोजित राष्ट्रीय मंडल खेलों के पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक अपने नाम किया है। और इसी स्पर्धा में भारत के यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीतकर भारत को डबल पोडियम दिलाया। वहीं संसद के मानसून सत्र में अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी को लेकर सियासी टकराव और तेज हो गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और विपक्ष के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे करोड़ों राम भक्तों की आस्था का अपमान बताया। संसद परिसर में विपक्ष ने कथित चढ़ावे गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और इस दौरान पप्पू यादव भगवा वेशभूषा में एक दान पत्र के साथ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर और भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और राजनीतिक विरोध के लिए ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा करने के बजाय धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली राजनीति कर रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि उनका प्रदर्शन किसी भी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे कथित सवालों की निष्पक्ष जांच की मांग के समर्थन में था। ऐसे में हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं, रमेश ठाकुर जी, उनसे बातचीत करते हैं कि संसद की कार्रवाई लगातार चल रही है। ऐसे में भगवा कपड़ा पहन के पप्पू यादव पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से आप ये पूरा दृश्य देख रहे हैं? देखिए अनीता, ये दोनों तरफ से हो रहा है। अगर पप्पू यादव ने व्यंग्यात्मक तौर पे जो चंदा चोरी अयोध्या में हुई है उसको रूपांतरण तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश करी है और इसको एक पक्ष ने पूरा इस सनातन धर्म से जोड़ दिया। लेकिन इसके उलट अगर आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी भी क्या करती है, जब उनके अध्यक्ष नितिन जब लखनऊ जाते हैं तो साक्षात हनुमान जी को वो आगे नचवा देते हैं और हनुमान की पतंग बना के भी उड़वा देते हैं। उसके बाद में चंदा चोरी का जो हुआ है तो ये तो पूरा विश्व विख्यात हो गया सारा मामला। तो इसमें आज की डेट में न पार्लियामेंट में और ना कोई काम हो पा रहा, ना कुछ हो पा रहा, बस यही हो रहा, तुमने करा तो हमने कर दिया, हम करेंगे तो तुम करेंगे, तो यही सब चल रहा। और बाकी मुझे लगता है जनता सारी देख रही है, ये ड्रामेबाजी जो दोनों तरफ से हो रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है इससे इतर थोड़ा सा काम करना चाहिए, जो जनता के भले में होना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन वो ना करके ये सब ड्रामेबाजी ये लोग कर रहे हैं। जी। और ऐसे में सर, अब बीजेपी का कहना है कि लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचा है, तो आस्था को ठेस ये पहुंच रहा है या फिर जो राम मंदिर में दान चोरी हुई है वो है मुद्दा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। राम चोरी के दरबार में जो चोरी हुई है उससे बड़ा तो मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा तो सनातनियों का अपमान कोई हो ही नहीं सकता है।
अब अगर आप ये कहो कि भगवा कपड़े पहन के अगर कोई ये हास्यास्पद या फिर नाट्य रूपांतरण अगर कोई करता है, तो फिर इसी भगवे के चोले में आसाराम बापू भी, जो रेपिस्ट है, जो दोषी करार किए दिए गए हैं, और इसी में बाबा राम रहीम भी हैं, उन्होंने भी रेपिस्ट का काम किया है। तो इस तरीके की अगर फहरिस्त अगर आप निकाले जाओ, तो भगवा चोले के अंदर क्या कुछ हो रहा है देश में, क्या कुछ लोग कर रहे हैं, ये सब सामने है। अगर आज पप्पू यादव ने कुछ कह दिया, पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ एक नाट्य रूपांतरण की ड्रामा करा है, जिसके जरिए हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे थे कि देखो चंदा चोरी ऐसे होती है। तो उसको अगर बखेड़ा बना देना, उसको अगर एक पॉलिटिकल एंगल से घुमा देना, वो थोड़ा ठीक नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे और होगा सर कि तमाम मुद्दे हैं और इसके लिए राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके लिए एसआईटी का गठन हो गया है, बैंकिंग को लेकर तमाम तरह के जो पद खाली थे उन पे भी भर दिया गया है, लेकिन अब इसको मुद्दे पर उठाना, विपक्ष का भी मुद्दा तो बहुत सारे हैं, अब इस मुद्दे को उठाना क्या सही होगा? अनीता, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को मुझे लगता है छोड़ेंगे नहीं विपक्ष के लोग, क्योंकि 6-7 महीने के बाद में उत्तर प्रदेश में बड़े सूबा जो है उसके चुनाव होने विधानसभा के, तो उसमें समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति में आ चुकी है। वो तो कतई नहीं चाहेंगे कि ये मुद्दा बिल्कुल भी ठंडा पड़े। बिल्कुल। और इसके अलावा 4 राज्य और हैं, क्योंकि एक साथ में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, पंजाब होना है जिसमें, और उत्तराखंड है, तो ये प्रमुख राज्य है। तो ये चाहते हैं कि अगला जो चुनाव 6-7 महीने के बाद में होने वाला है, तो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रहे, ताकि सनातनी लोगों को ये बता पाए कि आप जिस पार्टी को आप वोट देते हो, देखो वो आपके चंदे को भी चोरी कर लेती हैं। तो यही सब बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विशेषाधिकार हनन के मामले भी पार्लियामेंट में जा चुके हैं राहुल गांधी के खिलाफ, और उधर से भी ये चीजें हो रही हैं। तो कुल मिला के ये है जो मूल मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं भारत में, चाहे महंगाई हो जाए, छात्रों की समस्याएं हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, उन मुद्दों पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा। आपको पता है कि पार्लियामेंट सेशन जब चलता है तो 1 मिनट की पार्लियामेंट सेशन की कार्रवाई में 2.5 लाख रुपए का खर्च होता है। बिल्कुल। और 1 घंटे की कार्रवाई में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वो पैसे हमारे आपके टैक्सपेयर के लोग होते हैं, लेकिन उस पर जरा सा भी ध्यान ये लोग नहीं दे रहे हैं। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर संसद के भीतर और बाहर बयानबाजी लगातार जारी है। बीजेपी इसे आस्था से जुड़ा विषय बता रही है, जबकि विपक्ष पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग पर कायम है। फिलहाल इस पूरे विवाद ने संसद के मानसून सत्र में राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। वहीं बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य देवांश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह इस्तीफा बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बनाए जाने का रास्ता साफ करने के लिए दिया गया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछा था कि मंत्री दीपक प्रकाश 6 महीने से अधिक समय तक बिना विधानसभा या फिर विधान परिषद के सदस्य बने मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं, और इसके बाद से राज्य सरकार ने अपने एनडीए के भीतर तेज राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई थी। और इसी बीच बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब खाली हुई इस सीट से दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जा सकता है, जिससे उनका मंत्री पद संवैधानिक रूप से सुरक्षित रह सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को एनडीए के भीतर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उन्हें इस इस्तीफे की जानकारी नहीं है। वहीं बीजेपी की ओर से इसे संगठन और गठबंधन के हित में लिए गए फैसला बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से इसे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है, और अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि दीपक प्रकाश कब तक विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। वहीं देश में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पर लगाम लगाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संसद में पारित पब्लिक एग्जामिनेशन को लेकर संशोधन विधेयक 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद से अब ये कानून बन गया है। नए कानून के उद्देश्य जो है वो भर्ती
परीक्षाओं में प्रवेश, परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल माफिया और संगठित परीक्षा घोटाले पर सख्त कार्रवाई करना है। नए प्रावधान के तहत पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों में शामिल दोषियों के खिलाफ 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऐसे मामलों के समयबद्ध जांच और सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। सरकार का कहना है कि ये कानून करोड़ों छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और नकल माफियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। हाल ही के सालों में कई प्रतिनिधि परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के बाद इस कानून की मांग लगातार उठ रही थी और सरकार का दावा है कि नए कानून के लागू होने से सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी और परीक्षा प्रणाली और छात्रों का भरोसा मजबूत होगा। वहीं यूपी के मुरादाबाद में शुक्रवार सुबह एक मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा कटघर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जो है आग की चपेट में आ गई है। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कच्चा माल, तैयार मोमबत्तियां और कच्चे सामान जलकर खाक हो गए हैं। पुलिस और फायर विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। भरत तिवारी पर गोली चलाने के आरोपी स्पेशल टास्क फोर्स ने जवान जो है अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरफ्तारी के बाद से मामले में एक बार फिर से राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर उनके परिजनों ने शुरुआत से ही सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि एनकाउंटर के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। परिजनों का कहना है कि भरत तिवारी को गलत तरीके से निशाना बनाया गया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी मांग को लेकर परिवार लगातार प्रदर्शन कर रहा था और आरोपी एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। यहां अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों को दोबारा पड़ताल करेगी और यह भी जांच की जा रही है कि एनकाउंटर के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। फिलहाल आरोपी जवान के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं भरत तिवारी के परिजनों ने गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए मामले में निष्पक्ष जांच और अन्य जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग दोहराई है और अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आगे की इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संभावित युद्ध को रोकने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को कड़े टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से हालात सामान्य हुए और युद्ध आगे नहीं बढ़ा। ट्रंप के मुताबिक उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण थी और दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव तेजी से बढ़ रहा था और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों से साफ कहा था कि यदि युद्ध जारी रहा तो अमेरिका व्यापारी संबंधों पर कड़ा कदम उठाएगा और भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके कूटनीतिक दबाव के कारण संभावित परमाणु युद्ध टल गया और दोनों देशों ने तनाव कम करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बयान में यह भी दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई लड़ाकू विमान गिराए गए थे और हालात बेहद ही गंभीर हो चुका था। हालांकि भारत सरकार पहले भी ट्रंप के ऐसे दावों को खारिज कर चुकी है। भारत का लगातार कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधे संवाद के बाद हुआ था और इसमें किसी भी तीसरे देश के मध्यस्थता नहीं है। इससे पहले ट्रंप भी कई बार भारत और पाक तनाव कम कराने के श्रेय खुद को दे चुके हैं, जबकि नई दिल्ली में हर बार इन दावों का खंडन किया गया है। ट्रंप का ताजा बयान के बाद से एक बार फिर से इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। वहीं स्पेन में अवैध प्रवासियों का अभूतपूर्व संकट गहराता ही जा रहा है। बता दें कि मोरक्को से हजारों लोग समुद्र और जमीनी रास्ते के जरिए स्पेन के इस क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जिसके बाद से हालात बेहद ही गंभीर हो चुका है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस संकट में अब तक 55 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि एक ही दिन में 50 से 60 हजार प्रवासियों को प्रवेश करने पर पूरे इलाके में व्यवस्था चरमरा गई है। हालातों को देखते हुए स्पेन सरकार ने सेना और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है और बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने इस देश की
क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े गंभीर मामले बताते हुए मानव तस्करी नेटवर्क को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी ओर इस संकट को असर पूरे यूरोप पर दिखाई देने लगा है। इटली ने स्पेन के साथ व्यवस्थाओं के तहत यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जबकि कई यूरोपियन देशों ने भी सीमा सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। यूरोपीय संघ इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि स्पेन का कहना है कि बड़ी संख्या में प्रवासी स्वच्छता से मोरक्को लौट भी रहे हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा, मानवीय संकट और अवैध प्रवासन को लेकर यूरोप ने नई बहस छेड़ दी है। ये घटना हाल ही के सालों के सबसे बड़ी प्रवासी संकटों में से एक मानी जा रही है। वहीं राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के स्टार एथलीट तेजस्वन शंकर ने इतिहास रच दिया है। पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इस इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं और जिसके बाद से उन्होंने गौरव हासिल किया है। खास बात यह रही कि तेजस्वन लंबे समय से घुटनों की चोट से जूझ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7976 अंक जुटाए हैं और भारत को ऐतिहासिक पदक दिलाया है। इससे पहले तेजस्वन 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भी कांस्य पदक जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने डेक्थलॉन जैसे बड़े चुनौतीपूर्ण इवेंट में इतिहास रच दिया। डेक्थलॉन एथलीट्स की सबसे कठिन स्पर्धाओं में एक माना जाता है, जिसमें 2 दिनों के दौरान 10 अंक अलग अलग प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की क्षमता का परीक्षण होता है। तेजस्वन की इस उपलब्धि को भारतीय एथलीट्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और खेल जगत से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।